हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 32। चैप्टर 31 जो हमें अपील्स के प्रोविजंस के बारे में बताता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर 32। चैप्टर 32 हमें बताता है रेफरेंस एंड रिवीजन के प्रोविजंस के बारे में। रेफरेंस एंड रिवीजन, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन आता है 470 436। तो 435 435 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। 436 क्या बताता है? 436 उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब कोई जज या फिर कोई मजिस्ट्रेट अपनी प्रोसीडिंग को कर रहा होता है, लेकिन जब वो किसी लॉ को रेफर करता है तो उस लॉ का उसे प्रोविजन जो है वो इनवैलिड लगता है। ये कोई एक्ट भी हो सकता है, ये कोई रेगुलेशन भी हो सकता है, या ये कोई ऑर्डिनेंस भी हो सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के रूल में पास किया जाता है। मतलब अगर वो सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस है तो लोकसभा या राज्यसभा, जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते तब पास किया जाता है। और अगर वो स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं होते तो गवर्नर जो है उसको पास कर देता है और बाद में अप्रूवल लेकर उसको एक्ट बना दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है या रेगुलेशन है या इन्हीं का कोई क्या है प्रोविजन, जो हमारे मजिस्ट्रेट को या तो लगता है कि इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, मतलब अब ये जो है ऑपरेट नहीं करता। तो दो सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा प्रोविजन हो सकता है जो इनवैलिड लगता है या फिर इनऑपरेटिव लगता है, लेकिन अभी तक उसे किसी हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन ले रहा है कोर्ट, उसका जो भी हाई कोर्ट है वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनऑपरेटिव या इनवैलिड नहीं बोला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा वो कोर्ट जिसके सामने ऐसे सिचुएशन आई है जिसको वो लॉ इनवैलिड या इनऑपरेटिव लग रहा है, तो वो रेफर कर देगा। और रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? हाई कोर्ट को, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को। तो जो भी उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसको रेफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा मैटर। ठीक है, तो एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस ये इनके प्रोविजन में कहीं भी इनवैलिडिटी या फिर इनऑपरेटिवनेस लगती है तो रेफर कर देंगे हाई कोर्ट को। रेगुलेशन का क्या मीनिंग रहेगा? रेगुलेशन का मीनिंग जो भी जनरल प्रोसेस एक्ट में दिया होगा वो हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 437। सेक्शन 437 हमें बोलता है कि क्या बोलता है 437? अब हाई कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए क्या आ गया? मैटर आ गया। तो जब तक हमारा हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं करता तब तक क्या करेंगे? तब तक हम इसको रोक देंगे, और हाई कोर्ट जब इस कोर्ट को कॉपी दे देगा तब आगे प्रोसीडिंग्स एज पर दिस इंटरप्रिटेशन प्रोसीड करेगी। तो क्या हुआ? रेफरेंस आ गया हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट को अपनी उस पर जजमेंट, अपना ऑर्डर, अपना व्यू देना है। जजमेंट नहीं देनी, अपना व्यू देना है। तो जब तक वो व्यू अपना नहीं दे देता उसकी कॉपी व्यू की, तब तक जो है ये कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करता। और टिल द टाइम जो हमारा पर्सन है एक्यूज्ड, उसको हम जो है रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको रिलीज कर देंगे एक्यूज्ड को बेल पर या फिर बेल बॉन्ड पर। तो बेल बॉन्ड पे या फिर बॉन्ड पर हम उसको रिलीज कर देंगे। तो ये था रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। यस, नेक्स्ट सेक्शन है 438। सेक्शन 438 क्या बोलता है? सेक्शन 438 हमें बताता है रिवीजन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो भी हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, ये क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं किसी ऑर्डर की, किसी जजमेंट की जो भी पास किए गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा। तो कोई पर्सन है वो अपने जजमेंट को, अपने ऑर्डर को रिवीजन में लेके जाना चाहता है तो वो इन दो अथॉरिटी के पास ही लेके जा सकता है और किसी के पास पावर नहीं होती रिवीजन की। अभी हमने देखा था 436 में रिवीजन की पावर किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। और यहाँ पर रेफरेंस की पावर किसके पास होती है? 436 में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। लेकिन रिवीजन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास।
अब जो भी नीचे इसके CJM या फिर दूसरे JMFC SC आएंगे वो इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स माने जाएंगे। तो रिवीजन के लिए जो है हम जाएंगे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, एप्लीकेंट जाएगा और उसके बाद ये हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन उसको मतलब रिवीजन करने के लिए, रिवीजन मतलब रेगुलरिटी चेक करने के लिए किसी ऑर्डर की या फिर किसी जजमेंट की, तो वो क्या करेंगे, किसी फाइंडिंग की, किसी ऑर्डर की, किसी जजमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स को डिमांड करवा सकते हैं। और ये रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे, जिस भी कोर्ट की वो फाइंडिंग है या फिर जिस भी कोर्ट का वो ऑर्डर या जजमेंट है उस कोर्ट से रिकॉर्ड्स मंगवा लेंगे अपने पास। और अब इन रिकॉर्ड्स को वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है ना, वैलिड है ना, ये सही से काम हुआ था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी जब काम किया था, कोई गलती वलती तो नहीं हुई है या फिर डेलिबरेटली जो है कुछ फ्रॉड वगैरह टाइप्स तो नहीं किया गया है। तो ये सब जो है किया जाएगा, इसे हम बोलेंगे रिवीजन। तो ये रिकॉर्ड्स मंगवा लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर आता है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है, कोई अभी ऑर्डर आया है लेकिन वो फाइनल नहीं होता, उसका नेचर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, वो बहुत अच्छे से किसी राइट्स को अफेक्ट नहीं करता, किसी भी पार्टी के राइट्स को वो सब्सटेंशियली अफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पर हमारा ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उसको आप रिवीजन में नहीं लेकर जा सकते। और जब हमारा कोर्ट जो है इंक्वायरी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, जो हमारा कोर्ट जो है रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाएगा फिर उनकी इंक्वायरी करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, एडिशनल एविडेंसेस को मंगवा सकता है या फिर एडिशनल इंक्वायरी को करवा सकता है। तो जो भी वो एडिशनल एविडेंसेस मंगवा रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो वो खुद से भी कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी करा सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन होंगे, CJM या फिर JMFC SC। फर्दर अब CJM के पास आगे तो CJM मैटर भी आगे प्रोसीड कर सकता है कि आप जो है इसके आगे इंक्वायरी कंडक्ट कर दो, आप जो है इसके आगे इंक्वायरी कंडक्ट कर दो। तो ये वाली बात हमें क्या कैसे बताइए, नेक्स्ट सेक्शन 439 ने क्या बोला है, सेक्शन 439, सेक्शन 439 बोला कि जब आप रिकॉर्ड्स मंगवा रहे हो रिवीजन करने के लिए, उस सिचुएशन में आप फर्दर इंक्वायरी कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप किससे करा सकते हो, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी करा सकते हो, जो कौन है, CJM, JMFC या फिर JMSC। फर्दर CJM के पास भी आता है तो CJM फिर से कह सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जो है इस केस की इंक्वायरी कर दो, किसको कहेगा, JMFC को या फिर JMSC को, क्योंकि वही उसके सबऑर्डिनेट है। तो इंक्वायरी होती है, किस चीज की होती है यहाँ पर इंक्वायरी, किसी भी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया था, तो क्या सही ग्राउंड से कंप्लेंट को जब डिसमिस किया गया था या नहीं होनी चाहिए थी वो कंप्लेंट डिसमिस और आगे चलनी चाहिए थी, तो इस तरीके की इंक्वायरी करवानी है तो ये करवा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर हम एक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज और एक्विटल का डिफरेंस हमें पता है, डिस्चार्ज होता है फ्रेम चार्ज करने से पहले किसी पर्सन को रिलीज कर देते हैं, और फ्रेम चार्जेस के बाद किसी पर्सन को रिलीज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्विटल। एक प्रोसेस होता है वारंट केस का, समन केस का, ट्रायल का, उस ट्रायल में एक स्टेज होती है डिस्चार्ज की। तो अगर किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो ऐसे सिचुएशन में भी इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इंक्वायरी करनी है तो जिस भी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है पहले उसे शो कोज नोटिस दिया जाएगा, मतलब उसको उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको कुछ कहना है अपने फेवर में तो वो कह सकता है, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी चलाई जाएगी। तो ये सेक्शन 438 एंड 439 हमें क्या बताते हैं कि अगर हमें रिवीजन करनी है, मतलब किसी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उससे इंक्वायरी करवा सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे वो ऑर्डर सही पास हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पर रिवीजन का प्रोविजन नहीं लगता। अब किसी पर्सन ने रिवीजन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगा दी, तो क्या वो किसी और कोर्ट में भी लगा सकता है, नहीं, तो अब वो किसी और कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। तो सेक्शन 438 एंड 439। अब हम 3 सेक्शन और देखेंगे, वो है 440, 441 एंड 442। तो 442 क्या बताता है, ये हमें बताता है हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में
कि रिवीजन का केस होगा तो हाई कोर्ट की क्या पावर्स रहेगी। 441 के कहते हैं एडिशनल सेशन जज की क्या पावर रहेगी। तो इसमें क्या बोला, इससे एडिशनल सेशन जज की वो पावर रहेगी जो हमारी सेशन जज की रहेगी। तो इसमें बताया हमें पावर्स ऑफ सेशन जज, और यहाँ पे बताई हाई कोर्ट की पावर्स। तो रिवीजन का अगर प्रोसीडिंग चल रही है, रिवीजन का केस चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इन अथॉरिटीज की पावर्स क्या रहेगी वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेशन जज की क्या पावर्स रहेगी। तो सेक्शन ने बोला कि सेशन जज की वो पावर्स होगी जो कि हाई कोर्ट की पावर्स रहेगी, और अगर एक बार सेशन जज ने अपना ऑर्डर रिवीजन का जो भी दे दिया, उसके बाद वो पर्सन जिसने एप्लीकेशन लगाई थी यहाँ पर, वो अपनी हाई कोर्ट के पास जाकर रिवीजन नहीं लगा सकता, दोबारा से एप्लीकेशन रिवीजन के हाई कोर्ट के पास या किसी और कोर्ट के पास नहीं लगा सकता। अब एक बार आपने रिवीजन लगा दी, यहाँ पर डिसीजन आ गया, तो आप आगे नहीं जा सकते। और सेशन जज की पावर्स क्या रहेगी, जो हाई कोर्ट की रहेगी। सेक्शन 440। अब 441 ने क्या कहा, एडिशनल सेशन जज की पावर्स क्या रहेगी। एडिशनल सेशन जज की पावर्स वो रहेगी जो सेशन जज की रहेगी, और सेशन जज की क्या पावर्स होगी, जो हाई कोर्ट की रहेगी। और ये पावर्स कौन देगा इसे, सेशन जज देगा अपने जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से। अगर सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज को पावर्स दे दी अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, तो इसके पास वो सारी पावर्स आ जाएगी जो कि 442 में हाई कोर्ट के पास होती है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 442 जो बात करता है हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में, वो क्या पावर्स है। तो हाई कोर्ट की पावर्स वही रहेगी जो अपील सुनते टाइम किसी कोर्ट की रहती है। तो कौन कौन सी पावर होती है, हमने पढ़ा था सेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था 430 पढ़ा था, हमने 431 पढ़ा था, 432 पढ़ा था, इनमें हमने क्या पावर्स पढ़ी थी। अगर जो हमारा कन्विक्टेड पर्सन है कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील करता है, तो हमारे जो अपीलेट कोर्ट आते होते हैं उनके पास पावर आती है कि वो उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं और आगे जो भी है प्रोसीडिंग्स को फर्दर चला सकते हैं, और आगे जो भी फाइंडिंग के ऊपर डिसीजन आएगा उसको छोड़ना है तो छोड़ देंगे, और उसको एक्विट करना है तो एक्विट कर देंगे, और अगर कन्विक्ट करना है तो उसको कन्विक्ट कर देंगे। वो डिसीजन लेता है तो वो कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर सस्पेंशन वाली बात थी कि वो सस्पेंशन कर रहा है सेंटेंस को। सिमिलरली जब कोई पर्सन विक्टिम है तो वो क्यों अपील करेगा, वो अपील करेगा कि इसको एक्विट क्यों कर दिया है, तो इसको एक्विटल नहीं करना था, इसको सेंटेंस देना था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे किसको, एक्यूज्ड पर्सन को। तो इस टाइप की जो पावर्स हमने पढ़ी थी एपीलेट कोर्ट की अपील सुनते टाइम, वही पावर हमारी हाई कोर्ट की रहेगी, वही पावर्स हमारी हाई कोर्ट की भी रहेगी। एडिशनल एविडेंसेस मंगवाने, एडिशनल इंक्वायरी करवानी है तो वो भी हमारे कोर्ट्स करा सकते हैं। एक हमने सेक्शन पढ़ा था अपील केस में, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, एक बेंच है उसने अपना फैसला सुनाया लेकिन वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो क्या करते हैं, एक जज को रेफर करते हैं, और जो जज वो डिसीजन देता है वो फाइनल माना जाता है। सिमिलरली वो प्रोविजंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 434, तो सेक्शन 433 भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सारे वही सेक्शन जैसे हमारे हैं 30, 31, 32, 33, सारे सेक्शन अपील वाले यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, तो वही पावर्स हमारी हाई कोर्ट की रहती है। तो जनरल ये बात बोली हमें सबसेक्शन 1 में। उसके बाद हमें क्या बताया 442 सेक्शन में, उसके बाद बोला कि जो भी पावर्स हमारी हाई कोर्ट की होती है, जब भी हमारा हाई कोर्ट ऑर्डर देगा, तो सेक्शन 2 ने क्या बोला, जब भी हमारा हाई कोर्ट ऑर्डर देगा तो वो अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट दे रहा है, मतलब कुछ भी एक्यूज के अगेंस्ट ऑर्डर पास आ रहा है, तो एक्यूज या फिर उसका एडवोकेट प्रेजेंट होना चाहिए जब वो अपनी जजमेंट दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजमेंट सुना दी गई है, ना ही एक्यूज है ना ही उसका एडवोकेट है, और जजमेंट ऐसी थी कि जो एक्यूज के फेवर में नहीं थी, उसके अगेंस्ट थी। तो ये बात बताई हमें सबसेक्शन 2 ने। सबसेक्शन 3 के बताता है, हमने अपील के सिचुएशन में पढ़ा था कि कोई पर्सन अगर एक्विट हो जाता है, छूट जाता है,
तो हाई कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकता है, मतलब अपीलेंट कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकता है। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में ऐसा नहीं होता। अगर कोई पर्सन एक्विट हो जाता है तो उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, तो रिवीजन में कन्विक्शन नहीं दी जा सकती एक्विटल पर्सन को। सब सेक्शन 4 बात करता है उस सिचुएशन के बारे में जब मान लो किसी को जो रिवीजन करना चाह रहा है वो पर्सन अपील भी कर सकता था, वो पर्सन अपील कर सकता था और उसने अपील नहीं की, तो फाइनली उसको फील होता है चलो मैंने अपील तो नहीं करी, मैं रिवीजन में चला जाता हूँ। तो क्या ये ठीक होगा? आपका अपील का टाइम जो है वो लैप्स हो गया है और अब आप कहते हो चलो मैं रिवीजन में चला जाता हूँ, तो ये नहीं, तो ये ऐसा नहीं होगा। अब आपके रिवीजन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। सब सेक्शन 5 क्या बताता है? सब सेक्शन 5 उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब मान लो किसी पर्सन के पास अपील करने का राइट था लेकिन वो क्या कर रहा है? रिवीजन कर रहा है। तो जब उससे पूछा गया जब आपके पास अपील करने का राइट है तो आप रिवीजन में क्यों आ रहे हो, तो वो पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास अपील करने का राइट है, अगर मेरे को पता होता तो मैं अपील करता। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है? इसको अपील कंसिडर कर लेता है, अपील की पिटीशन कंसिडर कर लेता है क्योंकि गुड फेथ में है और ये मान लेगा वो कोर्ट कि ये अपील ही की गई है ना कि रिवीजन के लिए उस पर्सन ने अप्लाई किया है। तो ये सारी पावर्स होती है हमारी हाई कोर्ट की। अब इसके कुछ सेक्शंस बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।